अ, अब आते हैं फिर जिस पर वर्चस्व आई, श्री प्रकाश शुक्ला। कैसा था ये गैंगस्टर? देखिए, गैंगस्टर तो ये इसके काम करने का बिल्कुल अलग तरीका था। केवल तीन इसके पास हमेशा गैंग मेंबर तीन रहे। लोगों को धमका के, और धमकी भी ऐसी इस तरह से देता था कि लोग घबरा के उसे पैसे दे देते थे या उसकी बात मान लेते थे। लेकिन उसके मन में भी राजनीतिक कीड़े थे। उसको ये लगता था कि ये सब करके एक दिन हम इलेक्शन लड़ेंगे और हम भी विधानसभा में पहुंचेंगे। जैसे बाकी 90 के दशक में लोगों ने किया था, वही इसके दिमाग में था। और उसने उस समय जैसे बड़ा क्रूर था, वो बहुत क्रूर था। एक गोली में जो काम हो सकता है उसके लिए 150-200 गोलियां मारता था। जैसे वीरेंद्र शाही एक बहुत बड़े पूर्वांचल, हाँ, गोरखपुर। पूर्वांचल के आपराधिक नेता थे। पूर्वांचल हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही की जो दुश्मनी है वो जग जाहिर जग थी। जाहिर। पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरू होके जातिगत आधार पे उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम जगहों पे फैली। और ब्राह्मणों और ठाकुरों का जो भेद है, उसके बीच की जो गहरी लाइन है, वो इन दोनों लोगों की पैदा की हुई थी। कहा यह भी जाता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीर बहादुर सिंह जी ने जो गुंडा एक्ट विधानसभा में पास कराया, आज भी चल रहा है, बड़ा इफेक्टिव है। वो इन्हीं दोनों लोगों के गैंगों को कमज़ोर करने के लिए, तोड़ने के लिए, प्रभाव को कम करने के लिए गुंडा एक्ट वो ले आए थे। तो उनको जब मारा लखनऊ में, तो आप समझिए दिन में 11 बजे की बात है। 30 मार्च का दिन था। उस दिन रिजल्ट डे था। पास में एक स्कूल था जिसमें रिजल्ट लेने, छोटे बच्चों का स्कूल था। 200-250 बच्चे, 200-250 उनके पेरेंट्स, वो कोई अपना रिजल्ट लेने जा रहा था, कोई रिजल्ट लेके वापस आ रहा था। और वहाँ बीच सड़क पर वीरेंद्र शाही को कम से कम 100 गोलियां मारी गई थी। पोस्टमार्टम में एंट्री एग्जिट शायद 110 दिखाई गई थी। और इतने लोग देख रहे थे, पिस्टल से, स्टेन से, पैरों से उसको, उसकी बॉडी को उलट के, आंखों में 5, बोले घूरता बहुत था। और कोई ऐसा नहीं था कि चोरी से कोई कह रहा है, चुपके से कह रहा है, जल्दी में कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। खूब इत्मीनान से खुलेआम 5 गोलियां बाईं आंख में, 5 दाहिनी आंख में पाई। 5 जो हैं, 5 या 10 दाहिनी तरफ। ये कन्फ्यूज़न हो गया कि हार्ट किधर है, तो दोनों तरफ, सीने में दोनों तरफ गोलियां मारी गई। तो इतनी निर्ममता पूर्वक वो हत्या करता था। और उसकी हत्या करने के बाद वीरेंद्र शाही की, फिर लोगों को लगा अरे वीरेंद्र शाही को भी मार सकता है, क्योंकि बहुत नाम था उस समय वीरेंद्र शाही का, इसको भी मार सकता है। तो फिर तो उसकी जैसे है दुकान चल पड़ी, जिसको फ़ोन कर दिया उसने पैसा दे दिया। तो बहुत कम समय में बड़ा, बहुत लंबी पहुंच वाला, बिहार में कितनी बड़ी बड़ी हत्याएं की। ब्रिज बिहारी प्रसाद की जिस तरह हत्या की उसने, वहाँ जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट है उसके कैंपस में, वो तो मतलब उसके बारे में सोच लीजिए आप तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, किस तरह से उसको मारा था। तमाम बिहार की हत्याएं, तमाम दिल्ली की हत्याएं। बिल्कुल। जी। आते हैं और तमाम हत्याओं पर बात करेंगे, लेकिन वीरेंद्र शाही की हत्या क्या अदावत थी श्री प्रकाश की? देखिए, अदावत उसकी गोरखपुर में, वहाँ मंडलीय रेलवे कार्यालय है। और वहाँ पर टेंडर निकलते हैं, उसका कैचमेंट एरिया बिहार का है। उत्तर प्रदेश और बिहार के जो रेलवे से संबंधित कंस्ट्रक्शन या बाकी चीज़ें, वो टेंडर निकला करते हैं। अब चूंकि गोरखपुर में ये कार्यालय था, गोरखपुर से ही टेंडर निर्गत होते थे, वहीं जमा होते थे, वहीं फाइनल होते थे। और वो इलाका था वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी का। तो टेंडर के फॉर्म जो लोग ले जा रहे हैं उनको एक एक को गिनना, जो जमा करने आ रहे हैं उनको एक एक को गिनना। बिना उनकी मर्जी के कोई टेंडर का फॉर्म नहीं जमा कर सकता था। सूरज भान, पटना जो मोकामा का रहने वाला था, वो भी, क्योंकि वो रेल लाइन भी जो पटना और उसके आसपास की है, वो भी उसी रेलवे हेडक्वार्टर के अंडर आती थी। तो वो भी जब आते थे यहाँ टेंडर के लिए, वो या उनके लोग, तो उनको ये दोनों मिलके घुसने नहीं देते थे। अदावत का ये आलम था कि वो अगर इनके आदमी दिखाई भी पड़ जाए या बाहरी कोई भी दिखाई पड़ जाए, तो उसे घसीट के ले गए, फॉर्म छीन लिए, और अगर कोई डाउट हुआ तो मार भी दिया। बहुत ढेर सारे मर्डर वहाँ
रेलवे हेडक्वार्टर के आसपास हुए। तो इसको ये लगा कि साहब अच्छा, उस जमाने में रेल मंत्री बिहार से हुआ करते थे लगातार 10 साल तक। नीतीश जी थे, रामविलास पासवान जी थे, और बहुत से लोग वहाँ, रेलवे मिनिस्टर लालू यादव जी थे। तो सूरजभान ने सोचा कि रेलवे इलाका हमारा, काम हमको कराना है, मंत्री हमारा, और हम यहाँ आते हैं तो वो इन दोनों में से कोई न कोई ये कह देता ठीक है 10% दीजिए हमको, आप काम ले जाइए, बिल ले आइएगा, हम साइन कर देंगे, तो हम क्यों इनको पैसा दें। तो बार बार के इस तरह की बातों से वो आजिज आ गया। और इसी बीच में हरिशंकर तिवारी की अदावत वीरेंद्र शाही से चल रही थी, जग जाहिर थी। तो श्री प्रकाश शुक्ला भी नया नया गोरखपुर में उसने अपना काम शुरू किया था। केबिल का व्यवसाय उस पर उसने कब्जा किया था। जो केबिल के लिए पैसा वसूलने वाले गैंग थे, उनकी हत्याएं की थी। तो सूरजभान को ये पता लगा कि हाँ, इस लड़के में दम है। वो हरिशंकर तिवारी के पास रहा करता था, उससे बातचीत की, और फिर वो जैसे बिजनेस डील है कि भाई अगर हमको मिल गया तो हम कॉन्ट्रैक्ट इतना पैसा तुमको दे देंगे, या इतना काम तुमको दे देंगे, या इतना परसेंटेज तुमको देंगे। और फिर इन लोगों की अदावत शुरू हो गई। पहले से अदावत थी हरिशंकर तिवारी की वीरेंद्र शाही से, और साथ में जुड़ गए ये सूरजभान और श्री प्रकाश। तो उस अदावत की वजह से फिर वो कि मैं तब तक मार दूंगा, अब तक। इसके पहले एक बार उसने बहुत सीरियस कोशिश की थी, AK-47 से फायर किया था, चलती हुई गाड़ी पे फायर किया था वीरेंद्र शाही के। उनका गनर मारा गया था, उन्हें भी 2-3 गोली लगी थी, लेकिन बच गए थे। तो किसके AK-47 इन लोग के पास कहाँ से आ गए, इन माफियाओं के पास? देखिए, AK-47 का भी मैंने किताब में वर्चस्व में इसका जिक्र किया है कि एक पुरुलिया ड्रॉप हुआ था, अगर आपको ध्यान हो, कि पुरुलिया के ऊपर AK-47 किसी विमान से गिराए गए थे। CBI ने बहुत लंबी उसकी जांच की थी, उसमें कुछ लोग पकड़े भी गए, फिर उसमें से सजा भी हुई, छूटे भी। तो वो जहाँ जहाँ गिरे थे सब रिकवर नहीं हुए, 50% से ज़्यादा रिकवर नहीं हो पाए थे। जिसके जिसके पास थी, तो वहाँ के बाहुबली उनसे या तो खरीद लिया करते थे या मार के उनसे छीन लिया करते थे। सूरजभान के पास ये पुरुलिया ड्रॉप की AK-47 3, 4, 5 जो भी हूँ, वो उसके पास आ गई थी। इन दोनों के पास नहीं थी। ये असलहों का शौकीन था, शस्त्र और अस्त्रों का बहुत शौकीन था श्री प्रकाश। तो इसने रिक्वेस्ट की उनसे, दादा कहता था ये सूरजभान को कि दादा हमें AK-47 दिला दो। तो उनका ठीक है, मेरा काम कर दो, शाही को मार दो, हम तुम्हें 1 नहीं 2 दे देंगे। पहली अटेम्प्ट में फेल हो गया। उसने कहा चलिए मैंने कोशिश तो की, देखिए मुकद्दर था उसका, बच गया, 1 दे दीजिए। लेकिन तब वो सूरजभान नहीं माने, लेकिन बाद में 2 दी गई। एक आनंद पांडे के पास से बरामद हुई थी, दूसरी इसके पास थी। तो शह किसकी मिली थी? मतलब इतना श्री प्रकाश कैसे बढ़ गया? आपने जिक्र किया उन नामों का जी, कि उनके दम पर श्री प्रकाश इतना आगे बढ़ता गया। नहीं, मैंने बताया ना कि देखिए, शुरुआत में जब वो गोरखपुर तक सीमित था, तब वो हरिशंकर तिवारी का वरदहस्त उसके हैं था। फिर एक नेता थे अमरमणि त्रिपाठी, आप उनको भी जानते हैं। अच्छा। अमरमणि भी गोरखपुर से हुआ करते हैं। अपने छोटे मोटे काम के लिए वो अमरमणि पे दबाव बनाया करता था कि इसका ट्रांसफ़र करा दो, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो इसी तरह से एक करके वो, अच्छा, उसका नाम इतना हो गया था कि वो जिस किसी से फ़ोन कर दे कि हमारा ये काम है, तो वो फिर दौड़ के उसका काम कराते थे लोग। तो यही वो लोग थे जो उसको राजनीतिक रूप से, अगर उसे कोई काम पड़ गया है, क्योंकि खुद भी उसके अंदर ये कीड़े चलने लगे थे कि हमें विधायक होना है। और उसी को खुद नहीं, उसने तो कंस्टिट्यूंसीज सब, मैंने लिखा है कितनी कंस्टिट्यूंसीज उसने तैयार कर रखी थी कि इतनी कंस्टिट्यूंसीज में हमारे कैंडिडेट खड़े होंगे, और सूरजभान अपने यहाँ बिहार में इतने। और उस ज़माने में ये सम्मिलित सरकारों का चलन था कि कई पार्टियों के गठजोड़ से सरकारें चलती थीं। तो ये अंदाज इन लोगों ने लगाया कि अगर हम 10-10, 15-15 विधायक भी तुम अपने यहाँ और हम अपने यहाँ जिता ले जाते हैं, जैसा कि चलन चलता आ रहा है, तो फिर हम किसी न किसी सरकार में पार्टिसिपेट करेंगे, फिर हमारा जलवा होगा। ये उसके दिमाग में हमेशा था, मरते समय तक ये उसके दिमाग में।